मंगलाचरण कौन कर रहे हैं? हाँ बोलिए आंटी, पूर्णिमा आंटी। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्य वन्दितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाभयं शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं चाजिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासिता जीवमिदभं जिन वर बस है निजैन निदीठम देवेन्द्र विंद वंदम वंदे तम सविदा शिरसा कहे जीवे अजीवे जिन वर वृषभ ने लोक में बेबंद सुरपति वृंद से बंधन करूं कर जोर कर। बढ़िया। गाथाएं हेडिंग से पूछ लूं क्या? बोलेंगे? आकाश द्रव्य का लक्षण बोलिए सुनीता आंटी। अवगास दान जोगम जीवादिनम विहान आयासम जेनम लोगाकाशम आलोकाकाशम इति द्विहिम। भावबंध और द्रव्य बंध का लक्षण बद्धधिकम् जेन दुचेदन भावेन भावबन्धोऽसौ कम्मादपदेशानम् अन्नपवेशनम् इदरो। बढ़िया। भावाश्रव और द्रव्याश्रव का लक्षण आसौदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविन्नेयो तव्वासौ सणेयो अणेयपेयो जिणखादो। लोकाकाश और अलोकाकाश का लक्षण धम्मा कालो पुद्गल जीवाय संत्यजावदी आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। जीव का अमूर्तित्व अधिकार गणरत पंचगंधा दोपासाटनिचिया जीवे णोसन्ति अमोक्ति तद्दो व्यवहारा मुक्तिबंधादो। निश्चय न से एक उपयोग ही जीव का लक्षण है। अर्थचदुनान दंसन सामानं जीवलक्षणं भण्यं व्यवहारानिच्छैदो शुद्धनया व्यवहारा शुद्धनया शुद्ध भाव शुद्धम पुंडन नेक्स्ट अप। आवाज आ रही है आप लोगों को? चौदह जीव समास वाली कथा। समणामणानेया पंचेन्द्रियणेम्मणा परे सव्वे बादरकुहमेन्दी सव्वे पज्जतो इदराय। मोक्ष के भेद और लक्षण
सुधा जी। सर्वस्तमणो हेतु अपनो परिणामो देव स्वभाव मोखो डबल मोखो तबो मोखो कम पुहे भावो। गाथा शुद्ध बोलिए, शिमला अभी आप बोलिए शुद्ध। कमणो जो हेतु अपनो परिणामो नेवो स्वभाव मुखो दव्य मुखो कम भावो। संपर, भाव संवर और द्रव्य संवर का लक्षण। छेदन परिणामो जो कमस्ता सवनिरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवोसणे दवा सवरोहणे अन्य दव्वा सवरोहणे अन्य। द्रव्याश्रव के भेद। नानावर्णादीनं जोगं जं पुग्गलं समासवदी दव्वासवो स्नेहो वणीयभेयोजिन खादो। गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं, सही है। बंध के प्रकार। बोलिए चमेली आंटी। हाँ मैं बोल निकाल दूं। देख के बोलेंगे क्या? परिठिधि अनुभागपदेश भेदादुच दुविदो बंदो योगा परिपदेशा ठिधि अनुभागा कसाई दो होंती। वो एकदम से ध्यान नहीं रहा इसलिए। उद्गल द्रव्य की पर्याय। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो तादव सैया उग्गल दवस पर जाया। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी? गला खराब हो रहा है। ठीक है। सिद्धत्व अधिकार और ऊर्ध्वगमन अधिकार। जीव का सिद्धत्व और ऊर्ध्वगमन अधिकार। निकम्मा अर्थ गुणा किंचुना चरम देह दोषेद्धा लोया गठिदाणेचा उपादवैहि संयुक्ता। भोक्तृत्व अधिकार। पुग्गल कम्मादीना व्यवहारास्व दुःखं पुग्गल कम्मं फलं व्यवहारास्व दुःखं पुग्गल कम्मं फलं अभुंजेदि। पभुञ्जेन्दी आदानिच्छय नैदो छेदन भावं हुआदस। ठीक है, बढ़िया। चलिए ठीक है। अब वो पीछे की गाथाएं सुना रहे कोई? 39 से आगे की। नहीं सुनानी किसी को भी? देखा अभी हो गई आपको? सुनाइए। बंदी विच्छित्ति कल 7 गुण स्थान तक की हुई थी अपनी।
8वें गुणस्थान के पहले भाग में। बोलिए शिमला भाभी। अपूर्वकर्ण गुणस्थान के पहले भाग में निद्रा और प्रचला की बंधनी छुट्टी होती है। ठीक है, पहले भाग में निद्रा और प्रचला की। अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान उसके छठे भाग में। जाति शरीर। बोलिए पूर्णिमा आंटी। मैं उसे अपने सूत्र के अनुसार से बोलूंगी। हाँ, जैसे आप बोले। गति, तो गति में आएगा ये, गति आएगा, पहली नंबर ही भूल गई मैं तो। जाति में तो आएगा पंचेंद्रीय जाति, और गति में आएगी कौन सी? देवगति। हाँ, गति जाति। शरीर में औदारिक शरीर छोड़ के बाकी 4 शरीर आएंगे, तो आएगा उसमें वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान। गति जाति शरीर। आंगोपांग में भी मनुष्य औदारिक आंगोपांग छोड़ के बाकी 2 आएंगे, वैक्रिक आंगोपांग और कौन सा रहेगा? आहारक। आहारक। हाँ, गति जाति शरीर आंगोपांग। निर्माण, बंधन, बंधन तो है ही नहीं समझो, संघात भी नहीं है। संस्थान में आएगा समचतुर संस्थान। गति जाति शरीर आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान। सहनन भी नहीं, अब हो चुके 6 के 6 सहनन। फिर आएगा निर्माण, निर्माण तो है इसमें। फिर आएगा इसके बाद में आनुपूर्वी में आएगा ये इसका देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। पहले स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, 4 वो आ जाएंगे, चारों स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर अनुपूर्वी में आ जाएगा इसका देवगत्यानुपूर्वी। और इसके बाद में आएगा फिर अनुपूर्वी उपघात, परघात, आतप, आतप नहीं है, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रशस्त व्यायो गति। और उससे पहले अगुरु लघु रह गया। अगुरु लघु। हाँ, अगुरु लघु रहेगा। हाँ, अगुरु लघु। और ये इसमें आतप है इसमें क्या? नहीं, आतप तो नहीं है। आतप तो पहले गुणस्थान में हो गया। हाँ, वो तो पहले ही हो गया। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये 4 का जोड़ा है। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। आतप उद्योत तो अलग रह जाएंगे हमेशा ही। ये 4 का जोड़ा बना रहेगा। अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। और फिर ये त्रसादी 9 प्रकृतियां वो आ जाएंगी। हाँ, त्रस से आएगा फिर त्रस, स्थिर, आद नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आ रही। सुबह, असुबह, स्थिर, और नहीं आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, भूल गई मैं। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। बोलिए सुनीता आंटी, ये जो रह गई हैं वो बोलिए। त्रस, सुभाग, सुस्वर, शुभ और प्रत्येक बादर, और आधे। कितनी हुई? देखो त्रस, बादर, 9 करनी है ना ये। हाँ, शुभ, सुस्वर और वो बादर, प्रत्येक, त्रस और आधे। 9 हो गई। 9 का स्थिर बोल दी क्या आपने? हाँ, स्थिर बोल दी, और शुभ, शुभ, सुस्वर ये सब बोल दिया। ठीक है, मेरे को सुनने में नहीं आया। हाँ, और एक तीर्थंकर प्रकृति का रह गया था ना। ठीक है, चलो प्रीति बोलो पूरा ढंग से। छठे भाग की बोलनी है। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म, और ये प्रकृष्ट व्यायोग गति, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, गति पंचेंद्रिय जाति, आहारक, आहारक शरीर, वैक्रियक, तेजस, कारमान शरीर, आहारक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग, और निर्माण, बंधन, बंधन नहीं है, बंधन के समचतुर संस्थान, और आगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, और प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, बादर, आदेय, और यशस कीर्ति। यशस कीर्ति यहाँ नहीं है, 10वें गुणस्थान में। चलो कोई बात नहीं,
बहुत दिनों से शायद रिवाइज नहीं किया है। बोले निशा आंटी। पूरी बोलो। हाँ, छठे भाग की। देवगति, पंचेंद्रिय जाति, 4 शरीर होंगे इसमें। बैक्टीरियक, आहारक, तेजस, कारमान। आंगोपांग 2 होंगे, बैक्टीरियक और आहारक। निर्माण, समचतुर संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, देवगत्यानुपूर्वी। उच्छ्वास, अगुरु लघु उच्छ्वास, अपघात, परघात, प्रशस्त विहायो गति, प्रत्येक, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, स्थिर, आदे, पर्याप्त, बादल, तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 30 प्रकृतियां, वो जो 9 जोड़े हैं ना, वो बराबर वो याद रहे हैं अपने को। उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कौन सी बोला है कौन सा नहीं बोला है। और अगर नया याद कर रहे हैं, देखा अभी आप नया याद करोगे ना, तो जिस क्रम से यहाँ दिया है उसी क्रम से याद करना, ताकि फिर वो, वरना इसमें अटकते हैं अपन बार बार, फिर गति सोचते हैं, फिर जाति सोचते हैं, फिर उसमें अटकना होता है। ये प्रीति को वैसे ही याद थे, शायद बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किए, इसलिए थोड़ा गड़बड़ कर रही है अभी। तो उसी जिस क्रम में याद दिए ना, पहले तीर्थंकर, फिर निर्माण, फिर प्रशस्त गति, उसी क्रम से याद कर लें जो नया कर रहे हैं वो लोग। बाकी वैसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक ऑर्डर रहता है, क्रम रहता है अपने को बोलने का, तो ठीक रहता है। हाँ, 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में बोलिए भारती। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा। 9वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। नवे गुण स्थान के 5 पार्ट है। फर्स्ट में पुरुष वेद, फिर सेकंड में क्रोध, थर्ड में मान, फोर्थ में माया और फिफ्थ में लोभ। संचलन, क्रोध, मान, माया। हाँ, संचलन लगाना जरूरी है। संचलन, क्रोध, मान, माया। ये 5 भाग जो किए हैं, ये बंध विच्छित्ति की अपेक्षा से हैं। उदय विच्छित्ति की अपेक्षा से वो अलग भाग होंगे। ये 5 भाग किए ना 9वें गुणस्थान के, तो हर जगह ही 5 भाग नहीं होंगे। जो प्रकरण होगा, ये बंध विच्छित्ति के प्रकरण में 5 भाग किए हैं। बंध विच्छित्ति के प्रकरण में 8वें गुणस्थान के 7 भाग किए हैं। जब उदय विच्छित्ति का प्रकरण आएगा तो अलग टाइप से भाग होंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भाग किए हैं, ऐसा नहीं अपन हर जगह लगा दें कि 5 भाग हैं उसके, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक, जो प्रकरण चल रहा है, उसके हिसाब से उसके भाग बताए गए हैं। उदय विच्छित्ति के हिसाब से सवेद भाग, अवेद भाग, ऐसे उसके पाठ किए गए हैं, तो वो अलग अलग है। 10वें गुणस्थान की बोलिए सुधा जी। ज्ञानावरण की 5, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मति ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान कर्म नहीं है। कैसे? मति ज्ञान किसी कर्म का नाम नहीं है। ज्ञानावरण ना? हाँ, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रेरक ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और दर्शनावरण की हो गई चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और अंतराय की होगी दान, लाभ, भोग, दान, लाभ, भोग और दान, लाभ, भोग, उपभोग, और एक यशस कीर्ति और एक उच्च गोत्र। हाँ, बढ़िया। घातिया कर्म की 14, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5 और एक गोत्र कर्म की उच्च गोत्र और एक नाम कर्म की यशस कीर्ति। इस तरह से 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की। 11वें 12वें की बंध विच्छित्ति। हाँ, रेखा जी बोलिए। 11वें 12वें की बंध विच्छित्ति कोई नहीं है। और 13वें में 7 वेद में है। 13वें में एक 7 वेद में है। और 14वें में? 14वें में बंध भी आपने, बंध भी नहीं है और विच्छुद्धि भी नहीं।
14वीं में बंद ही नहीं है तो विच्छुत्ति का भी कोई सवाल नहीं है। बढ़िया, चलिए अब अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं अपन। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा में लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। मूल प्रकरण क्या चल रहा है वो नहीं भूल जाए अपन। चर्चा चल रही है संवर की और संवर के कारण गिनाए जा रहे हैं। संवर के कारणों में एक कारण है अनुप्रेक्षा। उस अनुप्रेक्षाओं में एक है लोक अनुप्रेक्षा और उस लोक अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 3 लोक का वर्णन है। तो 3 लोक के वर्णन में मध्य लोक का वर्णन चल रहा है। उसमें जम्बू द्वीप के वर्णन के बाद में लवण समुद्र की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये लवण समुद्र कितना लंबा चौड़ा, ये 2 लाख योजन विस्तार वाला और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जम्बू द्वीप से 24 गुना बड़ा ये लवण समुद्र होता है। और इस लवण समुद्र का आकार कैसा है? लवण समुद्र का आकार कैसा है? बोलिए शिमला भाभी। सीधी नाव के ऊपर उल्टी नाव। एक नाव सीधी, उसके ऊपर एक उल्टी नाव रखी जाए, इस तरह का, उसको मुर्जाकार भी बोलते हैं। इस तरह का आकार मुरज, वो वही मुरज कोई वाद्य यंत्र होता है ना, उसी तरह की शेप बन गई ना, जैसा अपने लोक में बनी ना, उर्दू लोक में उसी टाइप की शेप। ये आड़े में, वो खड़े में बनी है, ये आड़े में इसी टाइप की शेप बनी, थोड़ी थोड़ी सी। ये लवण समुद्र, इस लवण समुद्र का जल मिनिमम, यानी जल का जो लेवल है वो मिनिमम कितना रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है और कहाँ पर रहता है? बोले सुनीता आंटी। बीचों बीच में 10,000 गहराई इसकी। 10,000 गहराई है? नहीं, मतलब बीचों बीच 10,000 की चौड़ाई है ना इसकी। हाँ, तो अभी आप गहराई बोले। नहीं, चौड़ाई है 10,000। हाँ, लेवल कितना रहता है? ऊंचाई कितनी है जल का स्तर? जल का स्तर वो है मतलब 11,000 है ना। 5,000 और बढ़कर 16,000 हो जाता है। ठीक है। ये लवण समुद्र ही ऐसा है जिसमें इस तरह से जल का स्तर का ये जो है ना लेवल बढ़ता घटता है, ये जो चीज है, ये लवण समुद्र में ही ऐसा होता है। बाकी जो अन्य समुद्र हैं, मतलब अन्य समुद्र वो इस तरह के नहीं है और इसी में ये जल का ऊपर नीचे होने का जो सिस्टम है वो भी इसी में। बोलिए आंटी। पाताल 1 लाख नीचे तक गहरा तक है, वो नहीं आएगा इसमें गहराई उसकी? नहीं, गहराई 1 लाख, लवण समुद्र की गहराई 1 लाख योजन नहीं है। वो पाताल बोला था आपने, वो बड़े पाताल छोटे पाताल है पाताल 1 लाख योजन गहरे हैं, लेकिन लवण समुद्र वो 1 लाख योजन गहरा नहीं है। लवण समुद्र की गहराई तो वो जितनी चित्रा पृथ्वी है ना, गहराई तो उतनी आएगी। और इस प्रश्न में वो गहराई भी नहीं पूछी थी, इस प्रश्न में तो ये पूछा था जल का स्तर। जल का स्तर कितना है? तो मिनिमम 11,000। 11,000 जल का स्तर भूमि तल से मिनिमम 11,000 ऊपर रहेगा कम से कम, वहां बीच वाली जगह में। बीच वाले 10,000 योजन में कम से कम 11,000 योजन ऊपर रहेगा भूमि तल से, और अधिक होगा तो 5,000 योजन बढ़ेगा, यानी 16,000 योजन अधिक से अधिक हो जाएगा। यानी जो बीच वाला किनारों पे से तो वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, किनारों पे से तो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
लेकिन बीच की एक सतह आकर वो 10,000 योजन तक सपाट हो जाता है, यानी दोनों किनारों से 95,000 योजन इधर से आए चाहे 95,000 योजन इधर से आए, और जो बीच का 10,000 योजन है वो ऐसा फ्लैट जैसा है, और उस 10,000 योजन पर सबसे ज्यादा भूमि से लेके जल की ऊंचाई वो सबसे ज्यादा है, और वो कितनी है कि कम से कम 11,000 योजन जमीन से लेके और उस जगह तक 11,000 योजन का ऊंचाई पानी की वहां पर है, और वो बढ़ती है शुक्ल पक्ष में और पूर्णिमा के दिन, तो जब वो बढ़ती है तो वो 16,000 योजन तक की उसकी ऊंचाई हो जाती है। फिर धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में वो घटती है और अमावस्या के दिन 11,000 योजन वो रह जाती है। तो ये जो जल का बढ़ना घटना है ये लवण समुद्र में ही होता है, क्योंकि इसमें पाताल है। वो जो बात उनकी श्वास लेने वाली जो बात कही थी वो एक जैसे किंवदंती जैसे, मतलब जैसे चंद्रमा की कलाओं के संबंध में कहते हैं ऐसे वो चलती है, लेकिन एक्चुअल में तो सब अपनी योग्यता से होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं 15 दिन में बढ़ती हैं, 15 दिन में घटती हैं, कौन करता है? वो राहु केतु के विमान आते हैं और वो सब बातें हैं, वो तो जो है वो तो है, लेकिन वास्तव में आचार्य देव ने लिखा तिलोत्पन्नति में कि वो चंद्रमा अपनी योग्यता से ही 15 दिन में इस तरह से घटता हुआ जाता है, उसकी जो कलाएं हैं, और 15 दिन में बढ़ता हुआ जाता है। ऐसे ही ये समुद्र में भी ये पानी क्यों ऊपर चढ़ रहा है, क्यों नीचे उतर रहा है, कि असली कारण तो है वो अपनी योग्यता से ही ऊपर चढ़ता है, अपनी योग्यता से ही नीचे उतरता है। अब बाहर में निमित्त कुछ कुछ जो भी होते हैं वो हवा का साइंटिफिक जो बताया उसमें हवा का प्रेशर बढ़ता है और हवा का प्रेशर कम होता है, उस हिसाब से वो पानी ऊपर नीचे होता है। और वो हवा कैसे कम ज्यादा होती है तो उसके लिए यूं तर्क इस तरह का दिया जाता है कि वो लोग श्वासोच्छ्वास लेते हैं वहां पर, उसके कारण होता है। अब जो भी हो, पाताल की गहराई के अलग से लेंगे क्या? पाताल की गहराई अलग है, पाताल अलग है, लवण समुद्र में है, लेकिन वो हाँ। लवण समुद्र नहीं कहलाएंगे, यानी 1,00,000 योजन लवण समुद्र नहीं है, क्योंकि लवण समुद्र है मध्य लोक में, और मध्य लोक की मैक्सिमम डेप्थ, कोई भी चीज मध्य लोक में कोई भी रचना है तो 1,000 योजन से नीचे नहीं हो सकती। जैसे सुमेरु की जड़ है वो 1,000 योजन, और ये जो समुद्रों के भी जितने भी जो भी इनके गहराई है वो 1,000 योजन तक, मतलब पानी जहां तक है वो 1,000 योजन तक की उनकी वो है। पर ये पाताल बने हैं, ये एक लवण समुद्र की स्पेशलिटी है। तो लवण समुद्र को 1,00,000 योजन गहरा नहीं कहेंगे, लेकिन पर उसी में तो पाताल है ना, और वो तो पंख भाग तक पहुंच रहा है। उसी में पाताल है, लेकिन फिर भी लवण समुद्र की गहराई जब कहेंगे तो 1,00,000 योजन, तो फिर वो अधोलोक में आ जाएगा ना वो एरिया, पंख भाग तक पहुंच रहे हैं ना वो तो। हाँ, इसलिए। और लवण समुद्र को हम मध्य लोक में ही गिनते हैं। वो पाताल है तो उसका नाम ही इसलिए पाताल है, वो पाताल है, अधोलोक तक पहुंच रहा है, वो अलग लिया है उसको। बोलिए चमेली आंटी। ये चित्र बंद कर लिया आपने? चालू था, वापस चालू करिए। ये चित्र पृथ्वी से नीचे जो गहराई है वो कितने योजन होगी? लवण चित्रा समुद्र पृथ्वी की से नीचे वो जो खर भाग है वो तो 16,000 का है ना, तो 1,000 योजन चित्रा पृथ्वी, बाकी का 15,000 योजन। नहीं, खर भाग नहीं, ये सिर्फ जो पाताल लोक की जो मतलब सॉरी इसका लवण समुद्र का नीचे का जो हिस्सा है 11,000 तो ऊपर हो गया। 11,000 तो पानी ऊपर है, अभी वो नीचे थोड़ा 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 उसका पूरा हिसाब है। वो जैसे मैंने बताया ना, ऊपर भी हर एक अंगुल पर एक प्रदेश पर 1 अंगुल पानी बढ़ता है, ऐसा हिसाब है उसका। एक प्रदेश आगे बढ़ेगा तो 1 अंगुल पानी ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे एक प्रदेश आगे बढ़ेगा 1 अंगुल पानी नीचे बढ़ रहा है, इस तरह से वो बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से जाता है। तो पॉइंट्स में उसकी वो सारी वैल्यू आती है उस तरह से। 1,000 योजन नहीं आएगा नीचे, 1,000 योजन नीचे अपन अप्रोक्सीमेट करके करें तो बस नीचे 1,000 योजन ही है, वो जो उसकी एक्चुअल है ना, जो अपन ने वो जो नाव वाली शेप देखी है वो 1,000 योजन शेप जो निकाला था अपन। हाँ, अच्छा, ऊपर 11,000 नीचे 1,000 योजन। और मैं देख के बताती हूँ आपको। समभूमि से नीचे 1,000 योजन की गहराई में ही, वो नीचे तो जो गहराई है ना, यहाँ यही लिखा है
नीचे की जो गहराई है समुद्र की वो 1000 योजन ही है, और समभूमि से ऊपर वो 16000 योजन ऊपर तक पहुंच रहा है। लेकिन समभूमि यानी अपने मध्य लोक से नीचे वो 1000 योजन की ही गहराई वो लवण समुद्र की कही जाएगी, क्योंकि मध्य लोक में जितने भी पर्वत हैं, समुद्र हैं, उनकी जो भी नींव है या उनकी जो भी गहराई है वो चित्रा पृथ्वी से नीचे नहीं पहुंचती है, चित्रा पृथ्वी तक ही है, और चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है। 1000 योजन तक की चित्रा। 1000 योजन यहाँ भी लिखा है साफ साफ, इसमें भी साफ लिखा है कि समभूमि से नीचे 1000 योजन की गहराई में जल 10,000 योजन चौड़ा है, और समभूमि से ऊपर 16,000 योजन की ऊंचाई में समुद्र के मध्य जल 10,000 योजन चौड़ा है। वही है। अच्छा, एक तो ये वायु का दाब कम होगा तब जल का स्तर बढ़ेगा या कैसे, क्या इन दोनों में भी थोड़ा सा कंफ्यूज था मेरे को, इसमें कैसे क्या करेंगे अपन? देखिए मैं बता रही हूँ फिर से। ये देखिए, ये तो लवण समुद्र है, और ये लवण समुद्र में ये पाताल बताए गए हैं। ये इस तरह से ये यहाँ पाताल बने हुए हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट में, यानी जितना गहरा है ये 1 लाख योजन यदि इसकी गहराई है, तो 1 लाख योजन की गहराई के 3 हिस्से किए, 33,000 लगभग पॉइंट्स में आएगा। सबसे नीचे वाला भाग वायु है, बीच वाले में वायु और जल दोनों है, और ऊपर वाले पार्ट में जल है। ये केवल पाताल में है ये चीज। और ये जब पाताल में, ये बीच वाला जो लेवल है, जो भाग है ना, इस बीच वाले भाग में हवा और पानी दोनों है। तो इस बीच वाले भाग में हवा और पानी में जब कभी हवा बढ़ती है, कभी पानी बढ़ता है, तो जब इसमें हवा बढ़ती है यानी हवा बढ़ेगी तो क्या होगा, पानी को ऊपर धकेलेगी। तो ये ऊपर, ये हवा बढ़ गई इस तरफ, ये यहाँ भी हवा है, व्हाइट जो दिख रहा है, यहाँ भी हवा है, तो ये ऊपर को धकेल रही है पानी को, तो पानी का लेवल बढ़ गया है ऊपर। और इधर आप देखेंगे तो ये तीसरे वाले चित्र में सबसे नीचे तो हवा है, व्हाइट दिख रहा है, और बीच वाले में पानी ज्यादा आ गया है, तो पानी नीचे आ गया है। पानी ज्यादा कब आएगा बीच वाले में, कि पानी नीचे आ गया, तो पानी नीचे आ गया तो भूमि से ऊपर वहां पानी का लेवल कम हो जाता है। यानी हवा बढ़ रही है तो पानी को ऊपर धकेल रही है, और हवा कम हो रही है, हवा नीचे दब रही है, तो वो पानी भी साथ में नीचे आ रहा है, और हवा ऊपर बढ़ रही है तो वो पानी को भी ऊपर धकेल रही है। इस तरह से वो जल का स्तर बढ़ता घटता रहता है। ये तो एक से ही चित्र है लगभग, खाली देखने के लिए। वो जल का जो हवा और पानी का है वो इसी में अच्छा दिख रहा है, यही वाले में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये लवण समुद्र में 1008 ऐसे पाताल कलश हैं, और 4 तो बड़े हैं जो 1 लाख योजन गहराई वाले हैं, और बीच में भी 1 लाख योजन की उनकी चौड़ाई है, और मुख और क्या बोलते हैं, यानी टॉप और उसका बॉटम, वो मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, वो है 10,000 योजन का। जो मध्यम वाले हैं वो 10,000 योजन गहराई वाले हैं, तो उनका टॉप और बॉटम 1,000 योजन का है। और जो सबसे छोटे साइज वाले हैं वो 1,000 योजन गहराई वाले हैं, तो उनका टॉप और बॉटम वो 100 योजन की चौड़ाई वाला। इस तरह से कलश है 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में, और 125 उनके बीच बीच में। इस तरह से ये पाताल कूप कहो, पाताल कलश कहो, ये शब्द इसके लिए मिलते हैं। फिर इनमें लवण समुद्र में पर्वत भी हैं। तो कितने पर्वत हैं कि ये 32 पर्वत इस तरह से लवण समुद्र में होते हैं। एक वो वीडियो मैंने सर्च की थी, मेरे को मिल नहीं पाई, उसमें विक्रांत जी ने अच्छे से समझाया है, मेरे को मिल जाएगी तो मैं वो डाल दूंगी, आप लोग वो वीडियो देख लेना उनकी।
ये जैसे ये इसको और छोटा कर देते हैं, ये तो समझ लीजिए पाताल है। और फिर अब यहाँ क्या अपने पास जगह कम पड़ती है ना, जैसे इधर से 42,000 योजन अंदर आओ, इधर से भी 42,000 योजन अंदर आओ, तो यहाँ एक पर्वत, यहाँ एक पर्वत, 2 पर्वत, इसी तरह से इधर भी 42,000 योजन इधर से आओ, 42,000 योजन इधर से आओ, फिर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसे ये हो गए 8 पर्वत। और फिर इनके बीच में भी इसी तरह से विदिशाओं में, यहाँ विदिशाओं में भी 8 पर्वत, ये 16 हो गए, और इनके बीच बीच में भी फिर 2-2 पर्वत, तो ऐसे करके 32 पर्वत, उनके सबके नाम दिए हैं, पर्वतों के भी नाम अलग अलग दिए हैं। तो ऐसे करके कुल अर्ध घटाकार ऐसे कलश के जैसे ये पर्वत है 1000 योजन ऊंचाई वाले, ये अर्ध घटाकार जल से 1000 योजन ऊंचे और स्फटिक रत्नमय श्वेत वर्णी, ये 32 पर्वत लवण समुद्र में है। इसके अलावा लवण समुद्र में द्वीप हैं, सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप नाम से बहुत सारे द्वीप भी हैं। और ये सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप भी कितने हैं, ये भी हैं कुल मिलाकर 8 सूर्य द्वीप और 16 चंद्र द्वीप, वो भी सब इन्हीं के बीच में। अब वो एग्जैक्ट लोकेशन अपन इसमें उसमें दी है इतना इतना योजन अंदर जाके, लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि इन्हीं दिशाओं में और विदिशाओं में 8 तो सूर्य द्वीप हैं और 16 चंद्र द्वीप नाम से द्वीप हैं, और एक गौतम द्वीप नाम का द्वीप है, एक गौतम द्वीप नाम का द्वीप है, और 6 मागध द्वीप, यानी इतने सारे इसमें मतलब क्या क्या रचनाएं हैं। 1008 तो ये हो गए अपने पाताल, इसके अलावा 32 पर्वत, इसके अलावा 8 सूर्य द्वीप, 16 चंद्र द्वीप, एक मागध द्वीप, और ये क्या नाम बताया था इसका भी, मागध द्वीप, ये 6 मागध, एक गौतम द्वीप, 6 मागध द्वीप, एक गौतम द्वीप, 6 मागध द्वीप, ये इतनी सारी रचनाएं ये यहाँ पर लवण समुद्र में है। अपने को तो इतना सा दिखता है, पर वो 2 लाख योजन का और बहुत बड़ा है, बहुत सारी रचनाएं इसके अंतर्गत हैं। ये सब रचनाएं जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है वो। और फिर इसके अलावा 48 वो कुभोग भूमिया, वो भी द्वीप है, अंतरद्वीप, उसको अंतरद्वीप कहते हैं। 48 अंतरद्वीप भी हैं। बोलिए। ये 32 पर्वत के सब सारे 32 पर्वतों के ऊपर में व्यंतरदेव है क्या वो? हाँ, सब ये जो भी द्वीप वगैरह जितने भी है ना, यहाँ सब व्यंतरों का ही निवास स्थान है। इसके अलावा जो अपन ने पहाड़ जो पर्वतों के ऊपर आपने कहा ना अधर में है, वो पर्वत है जो समुद्र में, वो तो पर्वतों के ऊपर टच होकर भी रहते हैं, और अधर में जो है आकाश में नगरियां, वो भी है, वो अलग हैं। उनकी भी संख्या देखो लाख में है, कितनी कितनी है उनकी संख्याएं, टोटल मिला के तो लाखों में है। और वैसे करके अलग अलग देखेंगे तो 72,000, 28,000 और 42,000, ऐसे करके कुल 1,42,000 ये देवों के नगर हैं। 1,42,000 तो नगर हैं। अब उसमें देव कितने रहते हैं, ऐसा। बोलिए पूर्णिमा आंटी। ये सब पर्वत वगैरह जो है ना पानी में ऐसे तैरते रहते क्या? उनको आधार तो नीचे जमीन का टच नहीं है ना? 1000 योजन है ना, 1000 योजन के तो ऊपर है वो भूमि से, और नीचे भी वो आधार तो होगा ही, कुछ ना कुछ तैरेंगे तो कैसे पर्वत? वही बोले पर्वत ऐसे उसमें कुछ नहीं, आधार तैरते नहीं है, तैरते नहीं है, लेकिन 1000 योजन वो जल से ऊपर है, इतना बताया। तो जमीन तो होना चाहिए ना उनको। जमीन तो नीचे चित्रा पृथ्वी का बेस है ना, चित्रा पृथ्वी का तो बेस है। जल के ऊपर है ना वो तो।
जल के ऊपर है पर नीचे भी तो होंगे, वो पर्वत है तो नीचे तो होंगे ही होंगे। ऊपर इतना है, ऊंचाई बताइए, पानी के ऊपर इतना निकले हुए हैं, पानी के नीचे तो जमीन पे होंगे ही। मतलब नीचे तक चित्रा पृथ्वी तक पहुंचते हैं। हाँ हाँ। देखो मैं आपको पढ़ के सुना दी। ये पर्वत लवण समुद्र की वेदी से 42,000 योजन इसोर और जम्बूद्वीप की वेदी से 42,000 योजन इसोर, समुद्र के जल से 1,000 योजन ऊंचे, अर्ध घटाकार, स्फटिक रत्नमय, श्वेत वर्णी है। तो वो जल से ऊंचाई बताई है, नीचे तो बेस उनका होगा ही, हवा में तो कैसे रहेंगे? पानी के ऊपर थोड़ी तैरेंगे। पानी के ऊपर नहीं तैरेंगे तो नीचे, नीचे भी बेस, पानी के ऊपर 1,000 योजन की ऊंचाई बताई, पानी के अंदर नहीं है, पानी के अंदर तो बेस है ही, लेकिन ये पर्वत पानी के ऊपर भी निकले हुए हैं। और बेस कितना होगा कि 1,000 योजन का लवण समुद्र है तो बेस उतना ही होगा, 1,000 योजन नीचे होकर ऊपर भी 1,000 योजन ऊपर वो पानी के ऊपर निकले हुए हैं, ऐसा। बोले चमेली आंटी। ये जैसे नगरियां हैं तो ये कितनी ऊंचाई पे ऊपर होगी, मतलब नगरियां जितनी भी जनता देवती हैं? 700 योजन ऊपर। 700 ये कल योजन अपन पे। ने देखा था, हाँ 700 योजन ऊपर, जल से 700 योजन ऊपर है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये पर्वतों के नाम नहीं है किसी के भी, अपन जैसे पहले पर्वत आ चुके सबके नहीं, नाम सबके नाम है, सबके नाम है, लेकिन वो बहुत अलग अलग सारे नाम है, होते हैं अलग अलग नाम है। सबके। हाँ, कौस्तुभ, कौस्तुभाभास, कदम्बक, उदग और अच्छा, दक, मैंने कभी एक ही महाशंख, नाम हो ऐसे। जैसे पर्वतों का। नहीं, बहुत सारे अलग नाम अलग हैं। है। जितने 32 पर्वत हैं, 32 के 32 नाम अलग हैं, सबके नाम अलग है, लेकिन वो अपने को नाम याद भी नहीं रहने हैं, फिर सब याद भी नहीं रहेंगे। एक इसलिए। दूसरे ये जैसे नगरियां हैं तो सारी जो बीच वाला आपने अभी डायग्राम बताया था उसी में रहती है 10,000 योजन में, मतलब चारों तरफ ये नगरियां जो 700 जो योजन देवों ऊपर। के, देखो देवों की नगर आकाश में है, वो आकाश में कहाँ है कि वो जो 10,000 योजन की चौड़ाई जो फ्लैट है ना जिस जगह हाँ मिडिल हाँ, में, वो तो हाँ। उसके 700 योजन ऊपर, वहां अच्छा, पर वो नगर है आकाश में अधर देवों की। हाँ ठीक और ठीक है। इसके अलावा ये जो पर्वत हैं या ये जो द्वीप वगैरह हैं, सूर्यद्वीप, चंद्रद्वीप, मागध द्वीप, इन द्वीपों पर भी देव रहते हैं, वहां पर भी सब, जो द्वीप का नाम है उसी नाम का देव वहां पर रहता है। मागध द्वीप है तो मागध देव, चंद्रद्वीप है तो चंद्र नाम का देव, सूर्यद्वीप है तो सूर्य नाम का देव। ठीक जैसे है। अपने इसमें श्री धृति ये रहती है ना, वो जिस नाम का, गंगा कूट है तो गंगा देवी, इस तरह से वो उसी नाम के देव वहां पर रहते हैं। वो देवों के नाम पे द्वीप कूटों के नाम है, अथवा कूटों के नाम से देवों के नाम है, कुछ भी समझ ले, वैसा है। ठीक है। चलिए, अभी वो तो चालू होगा नहीं, 2-4 मिनट ही बचे हैं। मैं सोच रही थी वो मैं इसमें से पढ़ के सुना देती हूँ जब तक आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों की जो भी कोई शंका होगी तो। और मंडे को अपन करेंगे कि ये 48 अंतर्द्वीप यानी कुभोग भूमियां कैसी हैं। प्रश्न तो नहीं है भी किसी का? और बोलिए प्रेरणा जी। वो जो समुद्र में बड़वानल जलती है वो कहाँ जलती है? बड़वानल जलती है वो, उसका तो ऐसा शास्त्रों में, मतलब ऐसा कथन आता है कि बड़वानल होती है, लेकिन वो कहाँ जलती है ऐसी शास्त्रों में ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। किस कोई अग्नि अलग से बताई गई हो कि नीचे जल रही है, इस तरह की नहीं होती वो। बड़ा मतलब मेरे हिसाब से वो, जैसे पेट में कहते हैं ना जठरानल पेट में, तो पेट में कोई अग्नि दिखती हो, मतलब वो है कि वो भाववाची समझना चाहिए उसको, कि वो जल का स्तर समुद्रों में बाढ़ नहीं आएगी, वो पानी को मेंटेन रखता है। ऐसे भोजन, पेट में भोजन पच जाता है तो वो कुछ ना कुछ जो गर्मी जो भी है उसी का नाम अनल है। तो कोई अलग से ऐसे कोई बीच में लौ जल रही हो कि आग जल रही हो, ऐसा नहीं, उसको भाववाची समझना चाहिए जो बताई गई है बात। और एक और, वो हाँ, जो नाव के शेप में समुद्र का आकार बताया, तो वो फिर जम्बूद्वीप एकदम सेंटर में ही आ जाएगा क्या उसके नाव के? नहीं, जम्बूद्वीप तो 1,00,000 योजन का है, और ये जो है ये 10,000 योजन की ही 95,000 आएंगे ना इधर, तो जम्बूद्वीप एकदम सेंटर में, मतलब रहेगा तो सेंटर में, लेकिन पूरा जम्बूद्वीप कवर नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये तो 10,000 योजन की चौड़ाई में है। वो जो जो नाव की जो चौड़ाई लेंगे ना, हाँ, वो अभी आओ, 10,000 एक मिनट क्वेश्चन करना मुझे, 5 मिनट आ रही।
वो 10,000 योजन की ही है। तो वो क्या 2 नाव हो जाएगा क्या? एक इधर कैसे होगा वो? 2 नहीं होगा, देखिए। ये है ना ऐसा, ये एक नाव, ये तो नीचे वाली हुई, तो ये जो है ये 10,000 योजन है, और फिर ये ऊपर वाली हुई, और ये 10,000 योजन की हुई, और जम्बू द्वीप तो 1,00,000 योजन का है, तो 1,00,000 योजन में भी अपन सेंटर से लें तो 50,000 योजन तो आएगा कम से कम, एक साइड का भी लेंगे तो। जम्बू द्वीप तो बीच में होना चाहिए ना, उसके चारों तरफ है ना लवण समुद्र। देखो ये जम्बू द्वीप, ये लवण समुद्र, तो ये जो शेप बता रहे हैं, हाँ ये तो जम्बू द्वीप तो सेंटर में हो गया, और ये शेप इधर से इधर इस तरह से यहाँ इस यूं उठी हुई है ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह, वो बीच में है, ऐसा कैसा आया फिर? मतलब आप कहाँ बीच में कहना चाह रहे हैं? हाँ देखो मैं ये वाला चित्र दिखाती हूँ आपको, ये है ना, हाँ ये है, ये जम्बू द्वीप है और ये लवण समुद्र, ये नाव की जैसे ये इधर उठा हुआ है, ये तो यहाँ बीच में, जम्बू द्वीप तो सेंटर में ही है और लवण समुद्र इधर है, और ये जो उठी हुई शेप है तो जम्बू द्वीप से आउटर में है। ठीक। आपका प्रश्न क्या है, मैं नहीं समझ पाई या नहीं जी? फिर नहीं बस वो शेप हो गया कैसे आपको? आएगा कि वो एडजस्ट कैसे होगा वही। भाई ऐसी ही शेप ये ऊपर है, ऐसी ही शेप ये नीचे है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ विनीता जी बोलिए। मुझे दीदी ये शेप तो बड़ी अच्छे समझ में आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा 32 जो पर्वत है ना वो नीचे जब 10,000 योजन है, ऊपर मुख पे भी 10,000 योजन है, तो जो पर्वत होंगे वो ढलान वाली साइड पे, मतलब ऐसे वाली साइड पे होंगे? पर्वत नहीं है ये, 10,000 योजन, ये जो आप बता रहे हैं तो पाताल का है। 10,000 योजन नीचे चौड़ा, 10,000 योजन ऊपर चौड़ा, 1,00,000 योजन की ऊंचाई, वो पाताल है। वो ठीक है जी, लेकिन जो हमारे पर्वत है ना 32, हाँ 32 पर्वत है ना, तो वो पर्वत उस लवण समुद्र के ऊपर से नीचे जो ढलान है साइडों पर, तिरछापन जो है उस पर होंगे क्या? 10,000 योजन में तो नहीं होंगे बीच में? वो उसकी लोकेशन बताई है कि जम्बू द्वीप से 42,000 योजन अंदर आओ लवण समुद्र में, ठीक है जी, ठीक उस है, जगह पर है। और धातकी खंड की तरफ से भी 42,000 योजन अंदर आओ, ऐसा चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में, अंतर दिशाओं में, वो 42,000 योजन इधर से उधर से आओ तब आएंगे। हाँ तो जी, वो जो ठीक है जी। जगह बचेगी, ढलान तो पानी में हाँ दिख रही है ऐसे, हाँ जी, तो भूमि तो समतल ही है नीचे से तो। नहीं वो ठीक है, लेकिन मतलब उसी हिसाब से के बीच में जो 10,000 योजन है उससे और ऊपर में जो 1,00,000 वो है उसके बीच में कहीं भी पर्वत होंगे? मेरी बात इस तरह से कहने का है। नहीं वो आप गलत समझ रहे, पातालों में पर्वत नहीं है, वो जो 10,000 योजन पाताल वाला कह रहे हैं क्या? हाँ बीच में जो है जहाँ पानी है, पानी में भी तो होगा ना पर्वत, ऊपर तो है 1,000 योजन, नीचे भी तो पर्वत है ना। हाँ तो पानी में नीचे है ना भाई, जो पर्वत है उसकी पानी से ऊपर बताया कि 1,000 योजन ऊपर है, और पानी के नीचे तो 1,000 योजन टोटल है ही, वो हाँ जी ठीक है, चित्रा पृथ्वी उतना है। ठीक है जी, फिर तो ठीक है। बोलिए भारती वो मैं कह रही थी, आप अभी आप बोली ना कि बढ़वा नल होती रही है, पर एक्चुअल में तो जैसे अभी अपने जो यहाँ पे समुद्र है उनमें तो समुद्र में बहुत बार समुद्री आग नहीं लगती है, बहुत लगती है। समुद्री आग लगना वो शायद वो एक अलग चीज है, वो तो कोई बढ़वानल इसको ही तो बोलते हैं, समुद्र में आग लग गई, जैसे दावानल बोलते हैं जंगल में जो समुद्र आग में लगती है। आग लग गई, अलग अलग से आग लग गई, उसको बड़वानल नहीं बोलते। बड़वानल का मतलब है समुद्र में हमेशा एक ऐसा कुछ चलता रहता है, वो ऐसा कहते हैं जिससे वो समुद्र मेंटेन रहता है, मतलब वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। जैसे नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्रों में बाढ़ नहीं आती। ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड लो टाइड, वो एक अलग चीज है, लेकिन समुद्रों में बाढ़ नहीं आती।
अब ये तो अभी पंचम काल हुंडाव सर्पनी है, इसलिए इतने प्राकृतिक कुछ सुनामी उनामी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज समुद्रों में बाढ़ नहीं आती जैसे नदियों में आती है, तो उसका रीजन बताते हैं कि उसमें एक बड़वानल जलती रहती है, और अलग से आग लग गई वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग चीज है। चलिए, हो गए सबके प्रश्न? चलिए भी यही पूरा करते हैं, फिर मंडे को अपन करेंगे कुभोग भूमियों की चर्चा, और होगा तो फिर लवण समुद्र के अंदर ही जो चंद्रमा और सूर्य हैं, लवण समुद्र में जो है वो पानी के अंदर हैं, उसकी भी चर्चा देखते हैं, जितना समय होगा वो करेंगे। जय श्री राम।